बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बच्चों अभी तक अपन ने उनकी वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट, उनके डायरेक्शन के बारे में सब कुछ सीख लिया है। तो आपके लिए सब ये बहुत छोटी सी बातें हैं, फटाफट से इनको रिकॉल कर लेते हैं पहले वाली बात से। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी है, यू वेक्टर। और अगर इसका ये एंगल लेते हैं कितना हो गया, थीटा। थीटा इस हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है। ये यू एक्स जो होता है, इस यू एक्स की वैल्यू होगी यू कॉस थीटा आई कैप, एंड सिमिलरली जो यू वाई होगा वो होगा यू साइन थीटा जे कैप। बच्चों ये वाली वैल्यू क्या है, यू वाई। अब अपने को ये इनिशियल पॉइंट की तो मालूम पड़ गई। फाइनल वेलोसिटी जो होती है इस पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम जस्ट लाइक इनिशियल वन, और जो एंगल थीटा होता है वो अपने डाउनवर्ड साइड से होता है, ये वाला एंगल थीटा होता है। ये बात सर ने आपको समझा दी थी। तो अगर मैं उसी चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये डायरेक्शन हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। पर इधर वाली वैल्यू u sin थीटा मैग्नीट्यूड तो होगा पर डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, जिसको मैं अगर v फाइनल लिख देता हूं, इस v फाइनल वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है u cos थीटा आई कैप और एक कंपोनेंट है माइनस u sin थीटा जे कैप। और जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u वेक्टर, जिसको आप vi वेक्टर भी लिख सकते हो, उसके दो कंपोनेंट है u cos थीटा आई कैप और u sin थीटा जे कैप। तो बच्चों देखो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, जैसे यहां पर शो कर रखा है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, ये दोनों हो गए। अब मुझसे क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब बेटा टोटल चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड अभी बाद में बात कर लेंगे। अगर मैं चेंज की बात करूं तो क्या x डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, x डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब x डायरेक्शन का चेंज जीरो है। अब बचा y डायरेक्शन में, क्या y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u sin थीटा j कैप था, फाइनल वाला माइनस u sin थीटा j कैप। और जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u sin थीटा j कैप दैट इज इक्वल टू माइनस 2u sin थीटा j कैप। अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो आंसर आएगा 2u sin थीटा। और बेटा जो माइनस j कैप था वो सिर्फ डायरेक्शन था। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों मोमेंटम क्या था, m इंटू वी। अब यहां पर जब पूरे मोशन की बात करें तो डेल्टा वी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m डेल्टा वी। डेल्टा वी आप ऊपर निकाल चुके हो, उसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया 2mu sin थीटा। सर यहाँ से हमें वही एक पॉइंट याद आ जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ के जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वो आपने अभी बताया भी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो। तो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं अब हमारे मेन इक्वेशंस जिन पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल जो थ्योरी हमने पढ़ी उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने नोटिस किया सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन चल रही थी। अब हम लोग इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके कुछ फॉर्मूले हम लोग निकाल देते हैं, जिससे क्वेश्चन इनकी एप्लीकेशन से थोड़े से और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। लिखा हुआ है बच्चों सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो मान लेते हैं इस डायग्राम में बच्चों बॉडी को जब फेंका तो उसकी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन थी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा। कंपोनेंट करेंगे बच्चों तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस वन, ये हो जाएगा u cos थीटा विच इज इक्वल टू ux। बिल्कुल सर। और ये वाला हो जाएगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बॉडी जब टॉप पे होती है तो ग्राउंड से टॉप तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टी असेंडिंग। बिल्कुल। और टॉप से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा वो होगा टी डिसेंडिंग। और बच्चों अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जैसा सर आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम यहां पर अभी तक किसी भी तरह से एयर रेजिस्टेंस को या किसी भी तरह के डिसिपेटिव फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो मेरा क्या टारगेट है कि टी असेंडिंग निकाल दूं, उसको फिर टी डिसेंडिंग के साथ हम लोग बराबर कर देंगे और दोनों को अगर ऐड कर दे तो बन जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी के ग्राउंड से फेंकी तो वापस से ग्राउंड पर आने में उसको कितना टाइम लगा। और बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। अब बच्चों नोटिस कीजिए जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं तो ऊपर जाने का टाइम मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं असेंडिंग मोशन। बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसी चीज, तो आप हमेशा वर्टिकल मोशन पर ही ध्यान दें। बिल्कुल। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन ही जिम्मेदार है। सोच के देखिए कैसे।
इमेजिन कीजिए कि इस केस में अगर मैं बॉडी को वर्टिकल मोशन नहीं देता, बॉडी के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती एग्जैक्टली, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती, तो बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉडी हमेशा कहां चलती, ग्राउंड पे। और जब बॉडी हमेशा ग्राउंड पे चलती है तो उसके लिए फिर मैं टाइम टेकन वर्ड यूज करता, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज नहीं करता, हवा में उड़ने का समय यूज नहीं करता। बिल्कुल फ्लाइट वर्ड है। बिल्कुल। तो अगर बॉडी हवा में गई है, ऊपर गई है, तो बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और टॉप से नीचे आई है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और दोनों ही पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं कौन सी डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन। तो आने वाले क्वेश्चंस में जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट जैसी कोई चीज निकालें तो आप हमेशा वर्टिकल मोशन की डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करें। तो बच्चों हमने असेंडिंग मोशन में इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हर एक पैरामीटर कौन सा लेना है, y डायरेक्शन का। बताओ बच्चों, टॉप पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, फेंकते टाइम बॉडी की वेलोसिटी अपवर्ड थी, दैट इज यू साइन थीटा, और अपवर्ड को हमने माना है पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कहां है, नीचे, दैट इज माइनस जी, और टी ए स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ असेंडिंग। तो बच्चों टी असेंडिंग कितना आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। क्या बच्चों मैं इसको टी डिसेंडिंग के बराबर ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, क्योंकि टी असेंडिंग इक्वल टू टी डिसेंडिंग। तो बच्चों ये तो हो गया असेंडिंग या इंडिविजुअली डिसेंडिंग टाइम। बट अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज टी असेंडिंग प्लस टी डिसेंडिंग, तो ये बन जाएगा 2u(y) by g। क्योंकि बच्चों अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू प्लेस कर दूं तो u sin थीटा को हम लोगों ने क्या बोला है, uy। बिल्कुल सर। तो यहां से t असेंडिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, uy by g। तो बच्चों t असेंडिंग अगर uy by g है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ uy by g। और uy की वैल्यू इस क्वेश्चन के आधार पे अगर हम रखें तो कितनी है, 2u sin थीटा by g। तो बच्चों नोटिस कीजिए, ये वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी, जनरली हमको यही यूज करनी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया जाता है थीटा, वो हॉरिजॉन्टल से दिया जाता है, और उस केस में ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। पर बाई चांस अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल से दे दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, u cos थीटा, और उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। तो फिर भी अगर हम लोग सजेशन दे तो इस फॉर्मूले को याद रखने का सही तरीका होता है 2uy बाई जी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सही है। अब uy की जो भी वैल्यू हो, हम क्वेश्चन में डायग्राम देखकर uy की वैल्यू रख दें, अपना आंसर आ जाएगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जनरली यही यूज करते हैं। और बच्चों यहां से एक और रिलेशन सामने आ रहा है, 2 और g अगर कांस्टेंट्स हैं तो t प्रोपोर्शनल टू uy। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज्यादा होगा। इमेजिन कीजिए, बॉडी को कम स्पीड से फेंको, जल्दी से नीचे आ जाती है, और ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंको तो ऊपर जाने में और नीचे आने में कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है। तो ये हो गया t इक्वल टू 2u बाई जी। बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों जैसा कुछ देर पहले सर ने बोला था कि हाइट कब तक मैक्सिमम आएगी, जब तक उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी खत्म नहीं होती। जिस पॉइंट पर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके ऊपर पार्टिकल नहीं जा पाएगा, और वही पॉइंट ग्राउंड से आपके लिए मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करा, और ग्राउंड से प्रोजेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पर उसकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी थी uy। तो बच्चों uy से vy तो गया, पर इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाया, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो जो ग्राउंड जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट करा, वहां से ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, इसको क्या कहेंगे अपन, h max, दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों ये जो मैक्सिमम हाइट है वो अपने लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है। और बच्चों अगर किसी और पॉइंट पर हाइट पूछी है तो वो हाइट मैक्सिमम हाइट नहीं होगी इस प्रोजेक्टाइल के लिए। अब बच्चों ध्यान देना, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0, जैसे अपने मार्क करा। एट दिस इंस्टेंट y कोऑर्डिनेट इज इट्स मैक्सिमम हाइट। बच्चों y कोऑर्डिनेट इज इट्स मैक्सिमम हाइट। क्या यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है, ध्यान दीजिए, y और x में बन रहा है, इधर वाले x कोऑर्डिनेट, इधर वाले y कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो ये कुछ होगा, x का यहाँ पर कह देता हूँ इसको कुछ x1, और x1 की वैल्यू क्या होगी वो आगे देखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, h max, बिकॉज y की वैल्यू क्या हो गई, h max, मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अपन यूज करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो vy इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ays, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ays। बच्चों vy को मैंने कर दिया 0, uy की वैल्यू uy अभी रहने देते हैं, बाद में पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। माइनस एक ay की वैल्यू माइनस g, इसलिए माइनस आ गया, माइनस 2gh। इसको राइट साइड ले जाओ, सॉरी लेफ्ट साइड ले जाऊं,
h की वैल्यू हो जाएगी यू वाई स्क्वायर बाई 2g। बच्चों ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आपको यू वाई की वैल्यू लिखनी है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। यहां पर अगर एंगल थीटा मैं हॉरिजॉन्टल से कंसीडर कर लेता तो यू वाई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, अगर मैं वर्टिकल से ले लेता तो जाती है यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो यू साइन थीटा लिखा है ये अपने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मानते हुए लिखा गया है। तो इसका फॉर्मूला हो गया यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। ये तब है जब एंगल थीटा किससे है, हॉरिजॉन्टल से, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला इज यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अब जैसा सर ने कुछ देर पहले बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू यू वाई, तो यहां पर मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू यू वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ प्रोपोर्शनल टू यू वाई स्क्वायर, और आई कैन से मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का भी स्क्वायर। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू यू वाई एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू यू वाई का स्क्वायर। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगी तो मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी, या फिर मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगी। सर यहाँ पर भी क्या बच्चों को ऐसा बोला जा सकता है क्या कि मैक्सिमम हाइट या किसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ वर्टिकल मोशन को ही हम लोगों को नोटिस करना है, हॉरिजॉन्टल पे ध्यान ना दें? सर ऐसा नहीं है, मतलब मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट अटेन के लिए अपन वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, पर वर्टिकल मोशन के अंदर इससे बड़ी भी हाइट पॉसिबल है अगर मैं पार्टिकल को सिर्फ सीधे प्रोजेक्ट करूं ऐसे। अगर मैंने कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करा है तो ये हाइट उस वर्टिकल हाइट से भी छोटी है। इसका मतलब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट बोली है तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। पर अगर आपसे पूछा गया कि बताओ किसी बॉल को कैसे भी प्रोजेक्ट करो बट हाइट सबसे मैक्सिमम आनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप सीधे ही प्रोजेक्ट करो, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट आती है। अगर आपने कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की ये मैक्सिमम हाइट है, बट दिस मैक्सिमम हाइट इज नॉट इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग द वर्टिकल मोशन ओनली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, और रेंज इंडिविजुअली हम लोग इसको बोल सकते हैं विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो बच्चों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात की थी कि मान लीजिए बॉडी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड u एट एन एंगल थीटा। बिल्कुल। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज u cos थीटा, बिल्कुल सर, एंड दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एज uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो बच्चों हमने क्या बात की थी कि मोशन के दौरान, अपने पूरे मोशन के दौरान बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज रेंज। अब बच्चों इस रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका, क्या बच्चों इस रेंज को मैं थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब अपने को निकालना है तो याद कीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बिल्कुल सर, पहले आपने बताया। बिल्कुल। तो बच्चों वही चीज हमने लिख दी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट फ्लाइट। तो हमने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है x, उसको अपन ने किससे डिनोट किया है? r से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux। अब बच्चों स्मॉल t की जगह कैपिटल T हमने लिखा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि सोच के देखे कि यहां से यहां तक की रेंज कितनी देर में बनकर तैयार हुई है, जितनी देर में बॉडी ग्राउंड से वापस ग्राउंड पे आई है। बिल्कुल। जितनी देर में बॉडी ग्राउंड से वापस ग्राउंड में आई है उतनी ही देर में रेंज पूरी बनकर तैयार हुई है। दैट्स व्हाई हमने टी को क्या लिख दिया? कैपिटल टी। अब बच्चों हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस किया था दैट इज 2u बाय g। तो अब उसी को प्लेस करके अगर हम लोग लिख दें तो रेंज की इक्वेशन क्या आ गई? 2ux uy बाय g। अब बच्चों नोटिस कीजिए ये रेंज की इक्वेशन में अगर ux और uy की वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो ux इज u cos थीटा, दिस वन, ये हमारे पास ux है। बिल्कुल। और uy की वैल्यू क्या है? u sin थीटा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? g। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं u इंटू u क्या बन जाएगा? u स्क्वायर। तो क्या रह गया? 2 sin थीटा cos थीटा। u इंटू यू क्या हो गया? u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो अपने पास इक्वेशन हो गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब बच्चों ये हमारे पास रेंज की इक्वेशन है दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। बट अब यहां पर एक स्पेशल केस बनता है बच्चों, नोटिस कीजिए रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। दैट मींस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग डिफरेंट प्लेस करें तो रेंज की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। दैट मींस एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि बॉडी को ऐसे कौन से एंगल पर प्रोजेक्ट करें
बॉडी को ऐसे कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करे कि इस एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर बॉडी की जो रेंज हो वो बाकी दूसरे एंगल्स के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा हो, मतलब बॉडी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, ऐसे एंगल पर प्रोजेक्ट करो। तो बच्चों सोचे, अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है तो यहां पर मुझे sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। स्पीड रिमेन बिल्कुल, स्पीड रिमेन सेम, बिल्कुल एक ही स्पीड के लिए अलग अलग एंगल्स की बात करें कि वो कौन सा एंगल होगा, कि एक ही स्पीड से सभी एंगल पर फेंक के देखो, वो एंगल ढूंढो जहां पर रेंज मैक्सिमम है। तो बच्चों एक फिक्स स्पीड के लिए बात करें तो रेंज की अगर वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। तो बच्चों अगर sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो sin की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1। बच्चों 1 को हम लोग sin की लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री, और यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। दैट मींस कि बॉडी को अगर 45 डिग्री पर फेंक दिया जाए तो उसकी जो रेंज होगी वो दूसरे सभी एंगल्स के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगी, आई मीन मैक्सिमम होगी। तो बच्चों थीटा की वैल्यू 45 रखिए, 2 इंटू 45 90। दैट मीन्स यहां पे हमने लिखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई जी। बच्चों ये हो गया मैक्सिमम रेंज। अब नोटिस कीजिएगा बच्चों, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलता जनरली कि थीटा इक्वल टू 45 पे फेंका है। बिल्कुल, क्वेश्चन की टर्म्स कैसी होती है, लैंग्वेज क्या होती है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट अटेन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या इट अटेन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपने हॉरिजॉन्टल रेंज के पहले मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ देखा, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और उसको किसके साथ इक्वेट करना है रेंज को, फिर u स्क्वायर बाय जी। तो 3 फॉर्मूले आगे बच्चों जल्दी से रिकॉल कीजिए। एक स्टैंडर्ड वैल्यू t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों एक बात समझना, जब थीटा 45 डिग्री था उस केस पे रेंज मैक्सिमम थी, सर ने आपको जस्ट अभी पढ़ाया। तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, u स्क्वायर बाय जी। अब अगर उसी थीटा 45 की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ उसी प्रोजेक्टाइल की, स्पेशली जब थीटा कितना था 45 डिग्री, उस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो अपन को याद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बच्चों ये फॉर्मूला था, इसमें थीटा की वैल्यू मैंने 45 डिग्री पुट कर दी, और u अपनी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं थीटा 45 मैंने पुट करा तो साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, तो बच्चों ये बन गया u स्क्वायर बाय 4g। अब बच्चों यहां ध्यान देना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में u स्क्वायर बाय जी और यहां पर ये u स्क्वायर बाय जी, इसका मतलब अगर मैं इस u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू rmax यहां पर लिख देता हूं तो ये बन गया h इक्वल्स टू rmax बाय 4। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी थीटा 45 डिग्री होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा 45 डिग्री के लिए ये जो मैक्सिमम हाइट होगी इस प्रोजेक्टाइल की वो आरमैक्स की 1/4 होगी। मैक्सिमम हाइट जो होगी इस प्रोजेक्टाइल की वो आरमैक्स की 1/4 होगी। यही बात अपन यहां से समझाना चाह रहे हैं। अब बच्चों यहां पर एक दो चीजें और समझते हैं। बच्चों अपन ने कुछ देर पहले बात करी थी कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट्स की। अब मैं यहां पर उन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। जैसे अपन ने इनिशियल पॉइंट को 0,0 मतलब ओरिजिन कंसीडर करा था, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट वेयर y डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट x डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दैट इज r। तो दिस इज r, 0। बच्चों ये जो पूरा मोशन है इसका अपन बिल्कुल मिड पार्ट पे आ रहे हैं, तो मिड पार्ट पर ही हाइट मैक्सिमम होती है। और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर तो रेंज जो होगी वो r/2 होगी और y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और इसी में जब मैं h हाइट ऊपर गया तो ये हो गया r/2 बिकॉज x रिमेन सेम, पर हाइट कितनी हो गई h, और ये h इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए r/2, h। तो बच्चों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि r/2, h पर वेलोसिटी कितनी है, तो आपने सर ने आपको बता रखा है कि y डायरेक्शन की तो 0 और x डायरेक्शन की u cos थीटा, अगर एंगल थीटा अपने को हॉरिजॉन्टल से दे रखा है। तो बच्चों यहां पर ये अपने को कोऑर्डिनेट्स याद रखते हैं, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, और जो आधी रेंज है वो r/2 और जो पूरी रेंज है वो कितनी है बच्चों r। और यहां तक अपनी ये बात कंप्लीट होनी चाहिए कि जब थीटा 45 तो जो हाइट होगी उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट वो rmax बाय 4 होगी, और जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे आप उनको यहां से ऐसे लोकेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये सभी फॉर्मूले और उनकी बेसिक कंडीशन सीख ली हैं, कब कौन सा अप्लाई करना है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस उन पर बेस्ड कैसे होंगे। सबसे पहला है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u।
such that at topmost point its speed becomes half of its initial speed. Find out. THR represents time of flight, maximum height and horizontal range. अब बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि एंगल कहां से लेना है। ऐसी कई बार स्थितियां आएंगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको मेंशन करके नहीं दे रखा होगा कि एंगल ले कहां से, तो इन दैट सिचुएशन आप थीटा हॉरिजॉन्टल से बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है। तो बच्चों जब हम लोग थीटा हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करेंगे तो हम लोग अगर डायग्राम कंसीडर करें तो कैसा होगा, ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये क्या होगा वाई एक्सिस, बॉडी को प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, बॉडी की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन थी कितनी u और एंगल था कितना थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड जो है वो इनिशियल की हाफ हो गई। अब बच्चों हमें पता है कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू है u cos थीटा, और वैल्यू कितनी है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की हाफ यानी कि u/2, क्योंकि टॉपमोस्ट पॉइंट पर अकेला एक ही कंपोनेंट रह जाता है और वही नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है इनिशियल की हाफ। तो बच्चों हमें हिंट टॉपमोस्ट पॉइंट से मिली है दैट u cos थीटा की वैल्यू u/2 है। बच्चों u से u कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, और cos थीटा के लिए 1/2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो बच्चों जो हिंट हमें दी थी उससे हमें पता चल गया कि थीटा यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री। अब बच्चों जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता चल गया है, इनिशियल स्पीड हमें u दी गई है, तो t h और r निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। बच्चों वैल्यू प्लेस कीजिए 2u साइन 60, बिल्कुल थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है अपॉन g। बच्चों साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास आंसर आ जाएगा √3u बाय g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद बच्चों h हमसे पूछा गया है और h क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बच्चों u स्क्वायर बाय 2g वैसा ही रहने देते हैं। बच्चों साइन 60 कितना √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये अपने पास आ गया कितना 3u स्क्वायर बाय 8g। नेक्स्ट है बच्चों रेंज, और रेंज का इक्वेशन था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। बच्चों नोटिस कीजिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 60। बच्चों साइन 2 इंटू 60 यानी कि 120, साइन 120 कितना होता है √3/2, बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय g इंटू ये हो जाएगा √3/2, तो आंसर आएगा √3u स्क्वायर बाय 2g। अब बच्चों जब हमारे पास साइन 2 इंटू 60 आए तो साइन 120 हो गया, तो साइन 120 की वैल्यू क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर 120 की वैल्यू याद नहीं हो तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर दे, साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करके ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 60 रख दे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो बच्चों ये था पूरा एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने थीटा पता करके बाकी सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट की। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट अटेन्स मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, रिमेंबर मैक्सिमम रेंज, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, हाइट अप टू व्हिच प्लेयर कैन थ्रो द बॉल। अब बच्चों एक बात समझना, यहाँ पर अपन कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलेज ही यूज कर रहे हैं जो अपन सीख चुके हैं। जब वर्ड लिखा है मैक्सिमम रेंज, इट मींस कि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है। तो बच्चों अपने को यहाँ पर क्या क्या चीज मालूम है, मैं लिख तो रहा हूँ काम कहीं नहीं आएगा, ये बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे थीटा कितना है 45 डिग्री। पूछा है आरमैक्स, तो क्या एचमैक्स पूछा है तो एचमैक्स अपन आरमैक्स से निकाल सकते हैं। याद करो कुछ देर पहले एक बात सीखी थी कि अब थीटा 45 है उस केस में उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट रेंज की 1/4 होती है। तो क्या यहाँ पर आरमैक्स आपको दे रखा है 100 मीटर, तो एचमैक्स is equal to Rmax upon 4, which is equals to 100 by 4, which is equals to 25 meter। तो बच्चों पहला पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, हाइट अप टू which player can throw the ball, there was the word can, ability। इसका मतलब वो प्लेयर कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल को फेंक सकता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि बच्चों जितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकते हो फेंको, पर मैंने नहीं बोला कैसे फेंको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच सकते हो कि सबसे मैक्सिमम हाइट कैसे अटेंड होगी। तो बच्चों या तो मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो उसके से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूं सेम स्पीड से
तो प्रोजेक्टाइल तो नहीं होगा, वो वर्टिकल 1D मोशन होगा। उस केस में हाइट कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर उस केस में हाइट मैक्सिमम है तो अपने को वही पूछा है, हाइट अप टू विच प्लेयर कैन थ्रो द बॉल। तो सोचो अगर मैं बॉल को ग्राउंड से सीधे ऊपर फेंकता हूं, उस केस में वो हाइट कितनी होगी? तो बच्चों यहां पर अपने को यू की आवश्यकता पड़ेगी और वो यू अपने को यहां से कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो देखो कैसे मिल सकता है। क्या आरमैक्स की वैल्यू अपने पास 100 है, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अगर वो यू स्क्वायर बाई जी के बराबर है तो क्या यहां से यू मुझे मिल जाएगा 100g का अंडर रूट, विच इज इक्वल्स टू, क्या जी की वैल्यू भी 10 मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मुझे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो मिल गई। अब मैं उसी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा हूं। जब मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा हूं तो वापस मेरा u कितना हो गया? 10√10 मीटर पर सेकेंड। और ये जिस हाइट तक पहुंच रहा है उस हाइट को मैं लिख देता हूं h डैश मैक्स, कि मैक्सिमम हाइट क्या चेंज हो सकती है। और बच्चों याद करो इसका भी एक अपने शॉर्ट फॉर्मूला सीखा था, u स्क्वायर बाई 2g। एग्जैक्टली सर, इसका मतलब h डैश मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g अंडर 1D वर्टिकल डायरेक्शन मोशन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो h डैश मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। बच्चों u स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1000 अपॉन 2g, 2 इंटू 10, कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर आएगा 15 मीटर। तो बच्चों यहां से आपको क्लियर हो गया, ये जो मोशन था ये प्रोजेक्टाइल मोशन था। इसमें जो मैक्सिमम हाइट आई वो 25 आई, पर ये जो मोशन था ये 1D मोशन था, इसमें जो मैक्सिमम हाइट आई कितनी आई? 50 मीटर। तो बच्चों जब भी ऐसा वर्ड लिखा है कैन थ्रो द बॉल, इसका मतलब 1D मोशन को फॉर्म में आपसे पूछ रहा है कि मैक्स टू मैक्स कितना पहुंच सकता है, तो मैक्स टू मैक्स उसी स्पीड से 50 मीटर ऊपर पहुंच सकता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स हैं बट क्वेश्चन बहुत आसान है, आप नोटिस कीजिए। इफ द पार्टिकल इज एट सेम वर्टिकल हाइट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। बच्चों इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए बॉडी को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे आप ऑब्जर्व कीजिए जो पार्टिकल है वो एग्जैक्टली सेम हाइट पर हमको दिया है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। बिल्कुल आगे बोला जा रहा है एज शोन इन फिगर, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारी चीजें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हिंट्स क्या क्या दी गई हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डायग्राम से ही निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर। बिल्कुल सर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग मोशन। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर मार्किंग करें तो सबसे पहले बताइए 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, ये पूरा इंटरवल कितने सेकेंड का है? 4 सेकेंड का। बच्चों नोटिस कीजिए ग्राउंड से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। तो बच्चों t असेंडिंग इक्वल टू t डिसेंडिंग, इसके अकॉर्डिंग आंसर सोचिए कि ग्राउंड से इस हाइट तक आने में 2 सेकेंड लगे हैं, तो इस हाइट से वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये भी जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा? 2 सेकेंड। तो जरा गौर करने वाली बात है, टोटल टाइम काउंट कीजिए ग्राउंड से ग्राउंड तक का 2 + 4 + 2, टोटल टाइम इज 8 सेकेंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेक्शन है वो तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 8 सेकेंड। पर बच्चों हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन भी यूज कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए। बच्चों ऑब्जर्व कीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है 2u/g। बिल्कुल सर। बच्चों मैंने u sin थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कहीं भी थीटा की वैल्यू मुझे मेंशन नहीं है, तो इस केस में मैंने u/g लिख दिया है। बच्चों इसको t को क्या लिख रहे हैं? 8 इज इक्वल टू 2u/g। बच्चों 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू g कितना हो गया? 40। तो u/y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है? 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सर। बच्चों u/y की क्यों जरूरत थी? क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी थी और आपको पता है सर ने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट को स्टैंडर्ड वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? u/2 बच्चों ऑब्जर्व कीजिए h इज इक्वल टू u/y कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2g। g की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो बच्चों h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 मीटर। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल सर। इसके बाद बोला गया है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों अपन पहले फिफ्थ केस सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें vx मिल जाएगा, आई मीन ux मिल जाएगा। फिफ्थ केस हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, क्या हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बता सकते हैं? क्योंकि यहां से यहां तक का अगर मैं अप्लाई करूं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर है और टाइम टेकन कितना है 4। सो हियर आई कैन राइट 120 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम टेकन इज 4। तो ux की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ux की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। और यहीं से अगर हम लोग रेंज निकाल दें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों 8 सेकेंड था, तो ये आ गया 240 मीटर। तो बच्चों अब हमारे लिए थर्ड और फोर्थ केस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 40 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 30। तो बच्चों अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर दें वापस से, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी का पाथ है। हाँ। ये बॉडी की हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और ये हो गया एंगल थीटा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हाँ। बच्चों अगर हम लोग यहां पर मार्किंग कर दें तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज ux और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू uy। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर हम लोग एंगल कैलकुलेट करें तो एज वी नो दैट अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा uy। सो हियर आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो uy अपॉन ux। बच्चों uy बोलिए जल्दी से, कितना आया था हमारे पास 40 और ux था 30। तो tan थीटा के लिए 4/3 बच्चों कितने डिग्री पर आता है 53। सो हियर इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हिच इज इक्वल टू 53 डिग्री। और लास्ट में बच्चों हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बतानी थी, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और ये होगा कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। बिल्कुल सर। बच्चों ux था 30 और uy कितना था 40। सो हियर आई कैन राइट 40 ux की वैल्यू हमारे पास है 30 और uy है अपने पास 40। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 50 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सर। तो बच्चों ऑब्जर्व किया, सिर्फ डायग्राम हिंट था और उस डायग्राम में जो भी हिंट था उसकी हेल्प से हम लोगों ने वो सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट की जो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी है। बिल्कुल